आज की औरत मूक है, उसके आंसुओं को दुनिया देखती है। उसके हिस्टीरिया के दौरे, उसके चिल्लाने पर लोग कानों पर हाथ रख लेते हैं। स्त्री होना अपराध नहीं है, पर नारीत्व की आंसू भरी नियति स्वीकारना बहुत बड़ा अपराध है। शब्दों का अपना इतिहास होता है, और यदि वह छप जाएं तो क्या यह उनकी उपेक्षा करना संभव होगा? जिंदगी कितनी रहस्यमयी हो जाती है जब आप उसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, जबकि आपका सारा प्रयास होता है उसे पारदर्शिता का जामा पहनाने का। मगर क्या जिंदगी को यूं खोलकर रखा जा सकता है? छिन्नमस्ता हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका प्रभा खेतान अपने उपन्यास छिन्नमस्ता में स्त्री मुक्ति की कामना लेकर सवाल करती हैं, आखिर कब तक पुरुष द्वारा स्त्री को रौंदा जाएगा? पुरुष सिर्फ पुरुष है। उसे बाप, भाई, पिता, पुत्र के रिश्ते का नाम कथित सभ्य समाज में उज्ज्वल छवि दिखाने मात्र के लिए है। पुरुष की कामुकता इस नाम के रिश्तों में आज भी छिपी हुई है। 9 वर्ष की उम्र में सगे भाई नौकर की वासना का शिकार हुई उपन्यास की नायिका अपने बचपन को खो देती है। तमाम उम्र पुरुषों के दमघोंटू साथ से मुक्ति के लिए कसकती रहती है। छिन्नमस्ता पर डॉक्टर संजीव जैन का लेख पढ़िए और अपने बहुमूल्य विचार दीजिए। हो सकता है लेखिका का सवाल का जवाब आपके पास ही हो। हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रभा खेतान का नाम चिरस्थायी हो गया है, यद्यपि उनके उपन्यास का मूल्यांकन अभी होना शेष है। छिन्नमस्ता और पीली आंधी के अलावा उनके अन्य उपन्यास पर किसी भी नामधारी आलोचक ने कोई खास टिप्पणी नहीं की और न उन पर लेख लिखे। आज स्थिति यह है कि उनके उपन्यास अप्रकाशित हैं, सामान्यतः पाठक और शोधार्थियों को पढ़ने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। इसके पीछे जो कारण है उसमें हिंदी साहित्य की खेमेबाजी तो है ही, साथ ही प्रभा जी का आलोचकीय व्यक्तित्व भी है। प्रभा जी ने स्त्री विमर्श के क्षेत्र में जो वैचारिक लेखन कार्य किया है वो उसके रचनात्मक लेखन पर छा गया। उनकी विचारधारात्मक पुस्तकें जो उपन्यास के बाद आई, भूमंडलीकरण और ब्रांड संस्कृति, उपनिवेश में स्त्री मुक्ति, कामना की 10 वार्ताएं, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, स्त्री उपेक्षिता अनुवाद और स्त्री विमर्श पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वैचारिक आलेखों ने उनकी छवि उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होने दी। बावजूद इसके उनका उपन्यास लेखन उनकी स्त्री विमर्श की ही पहली कड़ी है। उसमें प्रभा जी का अनुभव, क्षेत्र, संवेदना और पितृसत्तात्मक व्यवस्था में घुटती स्त्री की मुक्ति का आख्यान दिखाई देता है। उनका अनुभव क्षेत्र न केवल भारतीय स्त्री तक सीमित है, उसमें अमेरिका, चीन, हांगकांग और कोरिया का परिवेश भी समाहित है। विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास है आओ पेपे घर चलें, अग्निसंभवा और एड्स। भारतीय समाज और राजनीति के परिवेश में वे मारवाड़ी समाज की पुरुष प्रधान सामंती संयुक्त परिवार व्यवस्था को लक्ष्य बनाती हैं। उनके पीली आंधी और छिन्नमस्ता में मारवाड़ी जीवन के बीच स्त्री की दयनीय स्थिति को स्थान मिला है, तो उसी परिवेश के बीच से विद्रोह करती स्त्री भी हमें दिखाई देती हैं। मारवाड़ी समाज में हो रहे बदलावों, उसकी जीवटता और संयुक्त
परिवार के टूटने की कहानी हमें प्रभा जी के यहाँ प्रामाणिकता से प्राप्त होती है। एक बंद समाज में स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों की कहानी भी है और उसके बीच से टूटते बनते रिश्तों और संबंधों का लेखा जोखा भी है। व्यापार और पैसा ही जिस समाज में महत्वपूर्ण हो, वहाँ मानवीय संवेदनाओं को रेखांकित करती हैं प्रभा जी। उनके उपन्यास में दमघोटू वातावरण से मुक्ति पाने का संघर्ष करती स्त्री भी है, उसमें ही स्वयं को खपाती स्त्रियां भी है। यौन शुचिता, सेक्स, समलिंगी प्रवृत्तियां, वैवाहेतर देह संबंधों में विश्वास का टूटना, विवाह नामक संस्था के बिखरते जाने के लक्षण, सामंती परिवेश के टूटने के स्वर और नए बनते परिवारों का स्वरूप हमें उनके उपन्यास में मिल जाता है। इस तरह प्रभा जी के उपन्यास संसार में जीवन की विविधता के साथ अनुभवों की भी गहराई और बदलते समय और समाज की आहट भी दिखाई देती है। परंपरागत भारतीय समाज में स्त्री की भूमिका पूर्व निर्धारित है और उसे जन्म के साथ ही यह भूमिका घुट्टी में मिलाकर पिलाई जाती है। घर की चार दीवारी में माँ, दादी, बड़ी बहन, भाभी, चाची, बुआ इत्यादि स्त्रियां जो पितृसत्ता द्वारा थोपी गई भूमिका और स्वरूप को अंगीकार कर चुकी होती हैं, वे एक लड़की को जो जैविक इकाई के रूप में ठीक उसी तरह जन्म सामाजिक सांस्कृतिक रूप से औरत या स्त्री बनने की कार्यवाही को निरंतर अंजाम देती है। इन्हें हमारे समाज में संस्कार देने का काम माना जाता है। संस्कार देने के नाम पर दरअसल एक जैविक इकाई हमारे समाज में संस्कार देने का काम माना जाता है। संस्कार देने के नाम पर दरअसल एक जैविक इकाई को जो स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के साथ पैदा होती है, उसे स्त्रीत्व की पारंपरिक और रूढ़ी छवि में डाला जाता है। प्रभा खेतान के उपन्यासों में स्त्री चरित्रों की विविधता है। उनके उपन्यास आओ पे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, पीली आंधी, अपने अपने चेहरे, अग्नि संभवा, स्त्री पक्ष और एड्स, इन 8 उपन्यासों में स्त्री जीवन का विविध रंगी चित्र हमें देखने को मिलते हैं। आओ पे घर चलें की आइलीन, मिसेज डी, हेल्गा, कैथरीन, एडिना, लारा, क्लारा, ब्राउन, मरील, तालाबंदी की पुष्पा, छिन्नमस्ता की प्रिया, नीना, कस्तूरी, सरोज, जोड़ी, श्रीमती अग्रवाल, दाइमा, तिलोत्तमा, पीली आंधी की सोमा, सरोज चंद्रा, संगीता, बड़ी भाभी, चित्रा, लता, रेखा, राधा, पद्मावती, मोहन की पत्नी, निमलीबाई, ताई जी, अपने चेहरे की रमा, ऋतु, श्रीमती गोयनका, अग्नि संभवा की आईवी, लियना, स्त्री पक्ष की वृंदा, रिया, सुनीता इत्यादि के अलावा भी जीवन के विविध प्रसंगों में आए अनेक स्त्री चरित्र हैं। पीली आंधी में बहुत से स्त्री चरित्र हैं जो उपन्यास की कथा को विस्तार देते हैं और उसकी व्यापक जीवन दृष्टि को प्रमाणित भी बनाते हैं। परिवेश और प्रसंग के अनुकूल स्त्री चरित्रों का सृजन प्रभा जी की विशेषता है। प्रभा जी का नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है, वह उनकी परंपरागत छवि के साथ समाज के व्यापक संदर्भ में उसकी नई छवि और भूमिका का निर्माण करना है। वे अपने वैचारिक क्षेत्र में स्त्री की स्वतंत्रता और उसकी मुक्ति की व्यापक पक्षधर रही है। उनके उपन्यास में स्त्री चरित्रों की खास प्रवृत्ति है। विवाह नामक संस्था को मृत संस्था सिद्ध करना। उनका मानना है कि परिवार और विवाह का पितृसत्तात्मक ढांचा स्त्री के जीवन को जकड़ कर रख देता है। उनके विचारों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को
सामने लाने का अवसर ही नहीं देता। उसकी इच्छा अनिच्छा को उसी सीमित बाड़े में घोट-घोट कर जड़ होने के लिए छोड़ देता है। यही कारण है कि उनके अधिकांश स्त्री चरित्र विवाह की घेरेबंदी को तोड़ते नजर आते हैं। यद्यपि वे पुरुष के साथ से इनकार नहीं करती, परंतु पुरुष के चयन का अधिकार वे अपनी स्त्री चरित्रों को देने की पक्षपाती हैं। प्रभाजी ने एक स्थान पर लिखा है कि अक्सर सोचती हूँ कि औरत अपने बारे में ऐसा कुछ लिखे जिसे किसी पुरुष ने अभी तक ना लिखा हो। क्या लिखना चाहिए? मैं अब भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसी कोई स्पष्ट विचारधारा मेरे पास नहीं, किंतु जानती हूँ स्त्री के अनुभव की अभिव्यक्ति कुछ विशेष और अलग रंगों और रेखाओं की पहचान है। कम से कम कुछ तो ऐसा खोजा रहा है जिसे केवल स्त्री ही खोज सकती है। उनकी यह बेचैनी दरअसल पितृसत्तात्मक विचार पद्धति के बरक्स बिल्कुल नए जीवन संबंधी विचारों, संस्थाओं, संबंधों और व्यवहारों के वर्णन में देखी जा सकती है। उन्होंने स्त्री के द्वारा चयनित कई ऐसे विकल्प खोजे हैं जो रिश्तों और संबंधों की नई इबादत लिखते नजर आते हैं। प्रभाजी के प्रमुख स्त्री चरित्र अपने अस्तित्व और अस्मिता को खोजने की कोशिश में अपना जीवन होम करते दिखाई देते हैं। वे अपने वजूद और पहचान को अब तक दी गई भूमिका के खिलाफ बनाने का प्रयास करते हैं। उनके इन प्रयासों में परंपरागत मूल्य, नैतिकता के मानदंड, संस्थाओं की घेराबंदी, संबंधों की मर्यादा, यौन शुचिता की अवधारणा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा दी गई भूमिकाओं इत्यादि के नकार में देखा जा सकता है। वे अपने जीवन को पुरुष के संदर्भ में ही परिभाषित और निर्धारित कर देने के खिलाफ हैं और इसीलिए वे अपनी भूमिका स्वयं चुनती हैं। बने बनाए रास्तों पर न चलकर स्वयं अपने लिए नए और बीहड़ रास्ते की खोज भी वे करती हैं। इन रास्तों पर चलने की कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना भी साहस के साथ करती हैं और हमेशा ही लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन के प्रयास में रावण की लंका में नहीं कैद हो जाती। वे अपने लिए वन का आश्रम, राम की अयोध्या की रचना भी करती हैं। छिन्नमस्ता के स्त्री चरित्र। स्त्री चरित्रों की दृष्टि से छिन्नमस्ता एक सशक्त उपन्यास है। प्रभाजी का स्त्री विमर्श संबंधी दृष्टिकोण और विचारधारा इस उपन्यास में खुलकर सामने आया है। इसकी नायिका प्रिया मध्यवर्गीय स्त्री जीवन की प्रतिनिधि चरित्र है। प्रिया बचपन से ही दूत्कार और फटकार की पीड़ा को सहन करती है क्योंकि वह अपने 7 भाई बहनों में 5वीं संतान थी। उसके शेष भाई बहुत सुंदर थे और सांवली और हट्टी-कट्टी थी। अपनी बड़ी बहन से वह देखने में बड़ी लगती है। उनकी माँ को सुंदर बच्चे पसंद थे, इसीलिए उस पर हमेशा डांट पड़ती रहती थी। 9 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था और उसके बड़े भाई ने अपने वासना का शिकार बनाया था। इन सब कारणों से वह डरी सहमी रहने लगी थी। इस डर और सहमेपन के बावजूद उसे पितृसत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार रहा। उसका वजूद उसे पितृसत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार करता रहा और अंततः उसने पितृसत्ता का प्रतीक पति को और बेटे को चुनौती के रूप में ही स्वीकार किया। विवाह के बाद भी उसके जीवन में खुशी नहीं आई। पति नरेंद्र एक मर्द भर बनकर आता था उसके पास। उसकी बहसी भूख के कारण प्रिया को
अपने औरतपन से चिढ़ हो गई और उसे अपनी कोमल स्त्रीची भावनाओं को कुचलने में ही मजा आने लगा। सेक्स के प्रति उसकी अरुचि बचपन की घटनाओं के कारण थी। पति के लिए भी वह एक औरत भरी थी, अतः उसने अपने औरतपन की चुनौती को स्वीकार किया और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वतंत्र पहचान बनाने में लग गई जो उसके औरतपन को उससे अलग कर सके। एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में अपना वजूद उसने बनाया। माँ बनना स्त्री के लिए सबसे अधिक महिमा मंडित करता है, परंतु प्रिया माँ बनने के बाद भी स्त्रीयोचित खुशी नहीं पा सकी, अतः उसने स्वयं को एक व्यवसायी के रूप में स्थापित किया। वह अपने बेटे को 9 वर्ष की उम्र में छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वह जानती है वह भी अपने पिता की तरह बनेगा। यह उपन्यास प्रिया नामक एक ऐसी नारी का आख्यान है जो निरंतर शोषित है, समाज की जर्जर मान्यताओं से भी और पुरुष की आदिम भूख से भी टूट जाने की हद तक। यह उपन्यास प्रिया नामक एक ऐसी नारी का आख्यान है जो निरंतर शोषित है, समाज की जर्जर मान्यताओं से भी और पुरुष की आदिम भूख से भी टूट जाने की हद तक। लेकिन वह टूटती नहीं, बल्कि शोषक शक्तियों के लिए चुनौती बनकर एक नई राह पर चल पड़ती है और यहाँ से आरंभ होती है उसकी बाहरी और आंतरिक यात्राएं, संघर्षों का एक अटूट सिलसिला। बीच बीच में यह शिथिलता अनुभव जरूर करती है, लेकिन उसके सामने एक लक्ष्य है। समाज की जिन बर्बर मर्यादाओं शक्तियों के सामने एक दिन वह मेमने की तरह मिमियाती रही थी, वे देखें कि नारी सदा ऐसी ही निरीह नहीं रहेगी और सचमुच प्रिया उभरती है अपनी निरीहता से। अपनी खोई अस्मिता को पुनः प्राप्त करके वह एक सबल नारी के रूप में उपस्थित होती है। संक्षेप में कहें तो प्रिया के माध्यम से लेखिका ने नारी स्वातंत्र्य की भावना का विकसित रूप उद्घाटित किया है। हमारी जीवन शैली और रोज की गतिविधियों में निरंतर इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वह लड़की है। उसका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, पहनना ओढ़ना, बोलना चालना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, निर्णय करना, सोचना फिरना, आस पड़ोस में आना जाना, बाहर के लोगों के संपर्क आना या ना आना, घर से बाहर कब निकलना कब नहीं निकलना, स्कूल और मोहल्ले में दोस्त बनाना आदि सब कुछ नियंत्रित और अनुकूलित किया जाता है। इन आम और रोज़मर्रा की गतिविधियों को भी परिवार के बुजुर्ग सदस्य अपने अनुसार निर्धारित करते हैं। लड़की को उसके नक्शे कदम पर ही चलना होता है। उसी घर में लड़के के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इस अंतर को वह लड़की धीरे धीरे महसूस करती है, स्वयं को नियंत्रण में रहने के अनुकूल ढालती चलती है। सामान्यतः ऐसा होता है, परंतु सभी लड़कियां इस भूमिका को यथावत स्वीकार नहीं करती। वह इस भूमिका और नियंत्रण के खिलाफ या तो तत्काल विरोध करती है या अपने अंदर विद्रोह को पालती रहती है और अवसर पाने पर अपनी प्रतिक्रिया और विद्रोह को क्रियान्वित करती है। यह नियंत्रण और पूर्व निर्धारित भूमिका विवाह के बाद पुनः बदल जाती है। अब उसे एक नए घर में नए नियंत्रणों और नई पूर्व निर्धारित भूमिका को निभाने के लिए तैयार होना होता है। यहाँ उसे अपनी वह आज़ादी भी छीन जाने का एहसास होता है जो थोड़ी बहुत अपने मायके में उसे मिली हुई थी। इस कठोर नियंत्रण के चक्रव्यूह में स्त्री अपने को
कैसे जिंदा रख पाती है, यह उसके धैर्य और साहस, उन्नत ऊर्जा का परिणाम ही है। छिन्नमस्ता की प्रिया एक ऐसी नायिका है जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा प्रदत्त और परिवार द्वारा अनुकूलित भूमिका की सीमाओं को तोड़कर, नकार कर परिवार और समाज तथा व्यवस्था से बाहर अपनी पहचान बनाती है, अपना अस्तित्व, अपने होने को प्रतिष्ठित करती है, बिना किसी मर्दत्व के सहयोग के। आखिर तक नरेंद्र ने मेरे साथ सही साझा नहीं किया। उसने समाज में मुझे जलील किया, लेकिन नरेंद्र का समाज बड़ा छोटा है। वह सिर्फ 200-250 पैसे वालों घरानों का समाज है और मानव समाज इससे बहुत बड़ा है। और जब मेरे कदम इस बृहत्तर समाज की ओर उठे, मैं रुक कहाँ पाई। मैं जितना ही अपने काम में सफल हो रही थी, उतना ही नरेंद्र के लिए जाने वाले रोज-रोज के टुच्चे समझौते मुझे खलते थे। मेरे व्यापार की एक दुनिया थी, जहाँ काम करके मेरा आत्मविश्वास बढ़ता था। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह व्यापार में 10 संभावनाओं के बीच चुनाव करती थी। मुझे चुनाव पर डटे रहना भी मेरे लिए कठिन नहीं होता है। वह शोषित है, प्रताड़ित है, अपनी माँ के द्वारा भी और बड़े भाई के द्वारा भी, कॉलेज में प्रोफेसर के द्वारा भी और अंत में अपने पति नरेंद्र के द्वारा भी। उसका संपर्क पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रतिनिधि पुरुष से जहाँ कहीं भी होता है पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रतिनिधि पुरुष से जहाँ कहीं भी होता है, वहीं वह उसके द्वारा शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में उत्पीड़ित होती है और अंत में अपने पुत्र के द्वारा भी उसे जो कि उसे भुला ही देता है और पिता की भूमिका को आगे बढ़ाता है। छिन्नमस्ता में निरंतर शोषित प्रिया अर्थ और सेक्स यानी कि दोनों ही मोर्चों पर कुचले जाने के विरोधी और कुचले जाने से बचने के लिए शोषक शक्तियों के लिए चुनौती बनकर नई राह पर चल पड़ती है। यहाँ प्रिया भी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के लिए संघर्ष करती हुई स्त्री है, जिसके सामने है संघर्षों का अटूट सिलसिला। प्रिया एक ऐसी स्त्री चरित्र है जो इनकार का साहस रखती है, अपने प्रति होने वाले शोषण उत्पीड़न का विरोध करती है, पति से अलग होने की हिम्मत और आर्थिक रूप सुदृढ़ स्थिति में अपने खड़ा होने का विकल्प चुनती है। उसमें परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत और विवेक दोनों है। वह हार कर पलायन का रास्ता नहीं अपनाती, बल्कि नरेंद्र को इस बात का एहसास कराती है कि वह अपने बल पर जिंदा रह सकती है। वह पितृसत्ता द्वारा दी गई भूमिकाओं से इनकार करती है। वह कहती है, नहीं, मुझे अम्मा की तरह नहीं होना, कभी नहीं। भाभी की घुटन भरी जिंदगी की नियति मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। मैं अपने जीवन को आंसुओं में नहीं बहा सकती। क्या एक बूंद आंसू में ही स्त्री का सारा ब्रह्मांड समा जाए? क्यों? किस लिए? रोना और केवल रोना, आंसुओं का समुद्र, आंसुओं का दरिया, और तैरते रहो तुम। अम्मा, जीजी, भाभी जी, ताई, चाचियाँ, यहाँ तक कि मेरी शिक्षिकाएं भी, जिनकी ओर मैंने बड़ी ललक से देखा, जिनको मैंने क्रांति चेता पाया था, वे भी तो उसी समंदर को अपने अपने आंसुओं से भरती चली जा रही थी।
क्यों नहीं लड़कियां वैसे ही खिलखिलाकर हंसती, मदमस्त जैसे कॉलेज में लड़के हंसते। साधन संपन्न उच्च वर्गीय संयुक्त परिवारों में बेटी से बहू तक प्रायः हर स्त्री तमाम भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद अनाथ और असहाय सी व्यवस्था के सम्मोहन में सुरक्षा खोजती हुए व्यवस्था का एक हिस्सा बनने की पूरी चेष्टा में ही जिंदगी बिता देती है। लेकिन छिन्नमस्ता की नायिका अंततः कहती है, नरेंद्र की व्यवस्था के सामने हार मानने का अर्थ यह नहीं हुआ कि तुम सारे मुकामों पर हार गई। उसे वहीं छोड़ दो, वहाँ वह है। तुम खुद अपनी व्यवस्था बन सकती हो, अपनी जमीन। इस यात्रा में लेखिका ने नारी स्वतंत्र की भावना का वास्तविक रूप उद्घाटित करने के लिए स्थिति और समस्या का चिंतन, मनन और बौद्धिक विश्लेषण किया है। दर्शन शास्त्र से समाज शास्त्र तक सभी प्रमुख किताबी विचारों के बावजूद प्रिया की जिंदगी विरोधाभासों का बंडल ही बनी रही है। खोई हुई अस्मिता को पुनः प्राप्त करने के संघर्ष में प्रिया के सामने जो मॉडल हैं, वह उसे लगातार वही बनाता है जिसके खिलाफ उसकी सारी लड़ाई, विद्रोह या क्रांति है। यानी वह स्वभाव से मर्द बनती जाती है, अंततः अकेली और मृत्यु इच्छा के विषाद से घिरी हुई अपनी व्यवस्था और जमीन होने का भ्रम लिए हुए। नहीं चाहिए और उसे पुरुष की सुरक्षा और परिवार का संरक्षण, नहीं चाहिए उसे पुत्र का सुख और परिवार की सुविधा। वह घर और परिवार की सुरक्षा के आतंक के घेरे को तोड़कर देश विदेश की यात्रा करती है और अपनी पहचान को स्थापित करती है। वह पुरुष के संदर्भ में और उसके द्वारा दिए गए स्वरूप से बाहर स्त्री का अपना अलग स्वरूप और संदर्भ खड़ा करती है कि मेरे स्व का घेरा वृहत से वृहत्तर की ओर अग्रसर हो रहा है। नहीं, मैं दुनिया में असुरक्षित नहीं, मेरे पास मेरा व्यवसाय है। प्रिया की खासियत यह है जो अन्य उपन्यासों के स्त्री चरित्र से उसे अलग करती है, वह यह कि नरेंद्र से अलग होकर अपनी यौनिकता को नियंत्रित रखती है। वो किसी अन्य पुरुष का दामन नहीं थामती, उसके किसी अन्य पुरुष से सेक्सुअल संबंध नहीं है। यद्यपि वह अपने स्त्री होने के एहसास को खोती नहीं है, वह पुरुषत्व के गुण को भी नहीं अपनाती। यह जो आत्मनियंत्रण वह अपनाती है, यह उसे नए संदर्भ में देखने परखने के लिए विवश कर देते हैं। फिलिप से उसके मित्रता के संबंध हैं। उससे मिलकर बातें करके वह अपने अंदर पूर्णता का एहसास करती है। यह मिलना कुछ कठगुलाव के रिचर्ड और मनु के संबंधों की याद दिला देते हैं। यद्यपि उसके बीच शारीरिक संबंध भी थे, परंतु वे इतने उदात्त रूप में नहीं हैं कि वहाँ शारीरिकता गौण हो जाती और एक दूसरे का होना मात्र शेष रह जाता है। ठीक इसी बिंदु पर प्रिया और फिलिप के रिश्ते खड़े हैं। फिलिप पुरुष है, परंतु पितृसत्ता का प्रतिनिधि नहीं है। वह एक मनुष्य और प्रिया को भी एक मानवीय इकाई के रूप में ही स्वीकारता है। यह अस्तित्व युक्त मित्रता का संबंध है। यही वह बिंदु जहाँ से स्त्री विमर्श अपनी सफलता की लड़ाई जीतने का प्रयास कर सकता है। फिलिप और प्रिया के संबंधों की पड़ताल होनी चाहिए और उसके बीच के मानवीय संबंधों को रेखांकित किया जाना चाहिए। स्त्री विमर्श और पुरुष के बीच के इसी संबंध को कायम करना चाहता है। फिलिप का नज़रिया न केवल प्रिया के प्रति बल्कि उसकी पत्नी जूडिथ के प्रति भी वैसा ही है। उसे पितृसत्तात्मकता
की बू कहीं भी आती नहीं दिखाई देती। इस संदर्भ में रोहिणी अग्रवाल का यह कथन सटीक बैठता है। चूँकि नारीवाद अपने मूल रूप में लैंगिक लड़ाई को बढ़ावा देने के बजाय यह अस्तित्वपरक समाज की परिकल्पना है, अतः प्रत्येक संवेदनशील विवेकशील स्त्री एवं पुरुष स्त्री सशक्तिकरण का अनिवार्य और वंचित संवाहक बन जाता है। प्रिया और फिलिप का संबंध इसी सह अस्तित्वपरक समाज की परिकल्पना को साकार रूप देने का प्रयास माना जाना चाहिए। ऐसा ही एक अलग प्रयास कठगुलाब की नीरजा और विपिन के बीच बनने वाले नए संबंध की परिकल्पना में मृदुला जी ने की थी। पितृ सत्ता द्वारा शोषित और प्रताड़ित बचपन में बड़े भाई द्वारा यौन शोषण के बारे में चुप्पी और किसी से न कहने की सौगंध के साथ प्रिया को लगता है, यह मेरा कलंक है। शील, कुंवारापन और पवित्रता के मिथकी संस्कारों की शिकार प्रिया गहरे अपराध बोध के कारण ही आत्महत्या की कोशिश करती है। इस दुर्घटना का ही प्रभाव है कि प्रिया ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि मुझे लड़की ही बने रहना है, औरत नहीं बनना। लेकिन बार बार सोचती है कि क्या था मेरी आँखों में कि हमेशा पुरुषों की गिद्ध दृष्टि मुझ पर पड़ती। एक क्षण वह कहती है, भीतर रोती हुई, इस वर्ष की लड़की को एक दिन मैंने जिंदा दफना दिया था। नहीं, मैं औरत नहीं होना चाहती थी। लेकिन अगले ही क्षण सोचती विचारती है, सदियों की इस अमानवीय परंपरा को किस बीमारी का नाम दूं, जहां मेरी जैसी विद्रोही लड़कियों को भी समर्पित पत्नी और माँ बन जाने की विवश हो जाती हैं। बड़े भाई द्वारा बचपन में यौन शोषण की दहशत भरी स्मृति या अंधेरी सुरंगों में दिन रात दर्द का बोझ लिए दौड़ाती रही हैं और प्रिया को हमेशा यह एहसास बना रहता है, मैंने फूल बनी ना नागफनी का काटा, कुछ नहीं, बस एक सुलगता हुआ अंगारा या फिर एक धुआं उगलती हुई आंसुओं पर तरगीली लकड़ी। प्रिया के रूप में एक ऐसी स्त्री चरित्र हमारे सामने आता है जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतिपक्ष रचता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की संरचना सत्ता और वर्चस्व की राजनीति पर आधारित होती है और उसके मूल में है आर्थिक स्रोतों पर पुरुष का वर्चस्व। छिन्नमस्ता की दो अन्य स्त्री चरित्र प्रिया की माँ और सास, दूसरी सास पितृसत्ता के इसी आर्थिक रूप के द्वारा शासित है। प्रिया की सास अपने लड़के नरेंद्र की अनाधिकार और नाजायज चेष्टाओं को सहन करती रहती है। उधर उसकी माँ प्रिया के भाई की नाजायज हरकतों पर पर्दा डालती रहती है। प्रिया ने इन दोनों ही घरों में पैसे की ताकत को पुरुष का हथियार बनते देखा था और महसूस किया था कि उत्पीड़न के स्रोत और आर्थिक संसाधनों पर जिसका अधिकार होगा, घर, परिवार, समाज और देश में उसकी पहचान, वर्चस्व कायम रहता है। अपनी ससुराल में उसे बाहर निकलने के लिए और अपनी पहचान कायम करने के लिए एक अवसर मिलता है। वह उस अवसर का फ़ायदा अपने अस्तित्व को बनाए रखने में करती है। अपना व्यवसाय प्रारंभ करके यहाँ देखने लायक बात यह है कि पुरुष के लिए पैसा वर्चस्व की सत्ता का कायम करने का हथियार होता है।
वह इसके आधार पर परिवार के अन्य सदस्यों पर अपनी दादागिरी चलाता है और अपनी जायज़ नाजायज़ कार्यों को बेखौफ करता है। परंतु एक स्त्री के लिए पैसा उसकी पहचान होती है, उसकी आत्मिक संतुष्टि और अपने होने की सार्थकता को महसूस करती है। प्रिया सफल उद्योगपति बनकर भी अपने अहम को तुष्ट नहीं करती, न किसी पर शासन चलाती और किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करती। वह उसके अपनी भावी पीढ़ी उसकी ननद को सौंपने के लिए मानसिक रूप से तैयार होती है। वह कहती है, नरेंद्र, मैं व्यवसाय रुपये के लिए नहीं कर रही। हाँ, 4 साल पहले जब मैंने पहल काम शुरू किया था, मुझे रुपयों की भी ज़रूरत थी, पर आज मेरा व्यवसाय मेरी आइडेंटिटी है। यह आए दिन की मेरी विदेशों की उड़ान या मेरी ज़िंदगी के कैनवास को बड़ा करती है। नित्य नए लोगों से मिलना जुलना, जीवन के कार्य जगत को समझना मेरी ज़िंदगी उद्देश्यहीन नहीं लगती। स्त्री की इस पहचान और बढ़ते कैनवास को देखकर प्रीति सत्ता हमेशा से आतंकित होती आई है और अपने डर को स्त्री पर लांछन लगाकर नीचा दिखाना और उसे कमज़ोर करने का कार्य करती है। नरेंद्र भी यही कहता है। तुम यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हें अकेले मौज करने की आदत पड़ गई है? पितृसत्ता के लिए स्त्री का काम करना दूसरे दर्जे का काम है। पत्नी होना, माँ होना, बहू होना प्राथमिक कार्य है। इसी तर्क से स्त्री दोहरे तिहरे शोषण का शिकार बनाई जाती है। नरेंद्र भी यही कहता है, काम करो, पर यह मत भूलो कि तुम विवाहिता हो, एक बच्चे की माँ हो, अग्रवाल हाउस की बहू हो। पितृसत्ता की अलग पहचान नहीं बनने देना चाहती है। पितृसत्ता स्त्री की अलग पहचान नहीं बनने देना चाहती, इसीलिए वह निरंतर उसे परंपरागत भूमिकाओं में धकेलते रहने का प्रयास करती है। जो स्त्री काम को अपनी पहचान बनाने का प्रयास करती है, उनके पर इसी तरह कतर दिए जाते हैं। आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि घर बाहर काम करने वालों में स्त्री की संख्या तो बढ़ी है, परंतु वे उस काम को अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं बना पाए हैं। काम उनके लिए पति की आय में थोड़ी सी वृद्धि करने तक सीमित होती है। आज मेरा अपना अनुभव यह जानता है कि मेरे आसपास काम करने वाली सैकड़ों स्त्रियां जो अच्छे पदों पर हैं, वे भी अपनी मर्जी से अपने वेतन को खर्च नहीं कर सकती। कई स्त्रियों के साथ यह भी है कि उनका वेतन उन्होंने कभी देखा ही नहीं। बैंक में जमा होने वाला वेतन पति अपनी मर्जी से निकालता है, खर्च करता है और अपना शासन उसी तरह चलाता है जिस तरह घरेलू स्त्री का पति। बहुत सी ऊंची तनख्वाह पाने वाली स्त्रियों ने तो कभी बैंक का मुंह भी नहीं देखा। अगर उनको अकेले बैंक भेज दिया जाए तो बैंक से पैसा भी नहीं निकाल सकती। तो इस स्थिति में घर के काम के साथ पैसे कमाने की मशीन और बन जाती हैं। यह स्थिति है आज के समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था की। प्रिया इस स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। वह पितृसत्ता की किसी भी व्यवस्था में फिट होने से, स्वयं को अनुकूलित होने से बचा लेती है। यही उसका शांत विद्रोह है, एक मूक क्रांति है जो धीरे से उपन्यास में घटित हो जाता है। इसकी प्रतिक्रिया में नरेंद्र आहत होता है, विचलित होता है, इसलिए नहीं कि प्रिया उसकी पत्नी उससे अलग हो गई बिना तलाक दिए, बल्कि इसलिए कि वह पति होकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का संचालक होकर एक स्त्री को अपने नियंत्रण में नहीं रख सका और इस रूप में वह असफल हो गया। इस कारण उसके पुरुषत्व को चोट लगती है और वह एकदम अमानवीय स्तर पर उतर आता है। उसकी प्रतिक्रिया में कहे गए वाक्य पुरुषत्व के अहंग को
लगी चोट की प्रतिक्रिया ही अभिव्यक्त करते हैं। उसका कहना है, दरअसल तुम्हें इतनी खुली छूट देने की गलती मेरी ही थी। मुझे पहले ही चिड़िया के पंख काट डालने चाहिए थे, पर मैं तुम्हारी बातों में आ गया। तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे एक मक्कार औरत का चेहरा है। जब नरेंद्र उससे प्यार और वफादारी, ईमानदारी, समर्पण की बात करता है तो प्रिया का जवाब पितृसत्ता की भाषा के चक्रव्यूह को बिखेर कर रख देता है। कुछ नहीं, सच कहूँ नरेंद्र, ये शब्द भ्रम है। औरत को यह सब इसलिए सिखाया जाता है कि वह इन शब्दों के चक्रव्यूह से कभी नहीं निकल पाए, ताकि युगों से चली आ रही आहुति की परंपरा को कायम रखे। पुरुष का अहम जब चोट खाता है तो वह बौखला जाता है। नरेंद्र में इस बौखलाहट को देखा जा सकता है। हाँ, यह घर मेरा है, और सुनो, संजू भी मेरा है। कानून की नज़र में बेटे की कस्टडी बाप को मिलती है। यह मत भूलो प्रिया कि मैं पुरुष हूँ, इस घर का कर्ता। यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। हाँ, सिर्फ मेरी पितृसत्ता कभी यह सहन नहीं कर सकती। पितृसत्ता कभी यह सहन नहीं कर सकती कि उसकी पत्नी उससे अधिक कमाए और उसकी जगह वह घर पर अपना वर्चस्व कायम कर ले। प्रिया एक नया रास्ता चुनती है। वह घर की सुरक्षा और पति के संरक्षण को ठोकर मार देती है। इसमें इनकार करने का साहस है। वह पितृसत्ता के समक्ष अपने का कमजोर नहीं करती, स्वयं को स्थापित करती है। एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक भावी के रूप में वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था के उन सारे रूपों को नकार देती है जो उसे जन्म से घुट्टी की तरह पिलाए जा रहे थे। प्रिया कई अवसरों पर स्वतंत्र निर्णय लेती है। वह बिना पति की इजाज़त के अपनी दूसरी सास और ननद से मिलने जाती है। संजू को भी ले जाती है। पति के मना करने पर भी उनसे मिलना नहीं छोड़ती। नीना, जो उसकी ननद है, उसे भावी पीढ़ी के रूप में देखती है और उसे स्वयं के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ती है। पति से अलग रहने का फैसला बहुत मायने रखता है। स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने का निर्णय भी उसका अपना है। वह सुरक्षा और मोह के मायाजाल को तोड़ने का निर्णय भी करता है। एक स्त्री को संस्कार के रूप में स्त्री की पराधीनता की बेड़ियां मिलती है। अधिकांश स्त्रियां इन्हीं बेड़ियों को अपना स्वभाव बना लेती है। ऐसे ही स्त्री की नियति भी मान लिया जाता है। प्रिया अपने बचपन के शोषण में ही इस द्वंद्व को झेलती है। मैं क्यों इतनी दब्बू, इतनी कायर? क्या दाई माँ के कारण भय का संस्कार पनपा, या अम्मा की अपेक्षा में, या फिर हमारे समाज की हजारों लाखों स्त्रियों के साथ ऐसी ही घटता रहा है। हजारों लाखों स्त्रियों के साथ ऐसा ही घटता रहा है। पर हर औरत मुंह खोलने से घबराती है। क्या सबको एक ही निर्देश मिला है? अपनी माँ से, अपनी बहन से मत बोलना बेटिया, कभी नहीं। क्या घुटती हुई हर माँ ने अपने औरत के जन्म को ही नहीं कोसा? क्यों नहीं? मैं औरत होना नहीं चाहती। मैं कभी किसी से प्रेम नहीं करूँगी, कभी शादी नहीं। सेक्स से घृणा है मुझे, बेहद घृणा। मैं एक ठंडी औरत हूँ, ठंडी रहूँगी। पुरुष से बदला लेने का मुझे एक यही तरीका समझ आया। पुरुष के लिए स्त्री चाहे पत्नी रूप हो या बहन या दोस्त, एक सेक्स की चीज़ ही होती है। नरेंद्र प्रिया से कहता है, प्रिया नहीं, तुम मेरी चीज़ हो। लोग इतनी अच्छी चीज़ को देखकर लाड टपकाएं, इससे पहले मुझे स्वाद चखने दो।
पुरुष की यह सोच स्त्री के लिए उस क्षण के सुख को नफरत में बदल देती है। प्रिया के साथ भी यही होता है। बचपन में भाई की कामुकता, कॉलेज में प्रोफेसर का दिया हुआ धोखा और अब पति की बसी भूख ने उसे दैहिकता की आवश्यकता और उससे मिलने वाली मानसिक सुकून को घृणा और नफरत में बदल दिया है। नरेंद्र के लिए प्रिया की इच्छा अनिच्छा कोई मायने नहीं रखती, न ही सेक्स के मामले में और न अन्य स्थल पर, वे चाहे हॉस्टल में खाने का ऑर्डर देना हो या कोई सामान खरीदना हो। नरेंद्र ने मेरे अतीत के बारे में जानने की चेष्टा ही नहीं की। ना मेरी पसंद नापसंद के बारे में उसने कुछ पूछा। वह खाने का ऑर्डर भी अपनी मर्जी से दे दिया करता और खाते खाते जब पेट भर जाता तो अचानक पानी पीकर उठ जाता। यह भी नहीं देखता कि मैं अभी तक पहली रोटी ही नहीं निगल पाई हूँ। प्रिया स्त्री की रूढ़ छवि के किसी भी रूप में अपने को फिट महसूस नहीं करती। उसे गहने पसंद नहीं हैं जो स्त्री समाज के लिए स्टेटस का प्रतीक बना दिए गए हैं। वो अपनी सास से कहती है, मम्मी मुझे गहने नहीं सुहाते और ये साड़ी तो अच्छी ही नहीं है मम्मी। घर की तरह स्त्री का सजना भी उसे नहीं भाता। पार्टी में न केवल घर और मेज ही सजाना पड़ता बल्कि खुद को भी। इस बात पर उसकी प्रतिक्रिया थी कि उसकी इन सब में रुचि कम होती जा रही थी और वह बात बात पर झल्ला पड़ती, कई नौकरों पर बरस पड़ती। उसकी जिंदगी में पैसे से आयातित महंगी वस्तुओं के खिलाफ विद्रोह पनपने लगा था। वह सबके बीच जो संबंधों की मिठास और जीवन की महक होती है वह इस 2-2.5 पैसे वाले मारवाड़ियों के बीच नहीं थी। एक रास्ता उब और वातावरण में व्याप्त नंगेपन की घुटन से उसका जी विद्रोह कर उठता था। वह भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच सजी संवरी मांसल जिस्म बनकर रहने से इनकार करती है और अपने होने का वस्तु में तब्दील नहीं होने देना चाहती। इस सब से घबरा कर ही उसने अपना व्यापार प्रारंभ किया और अलग इंसानियत के रिश्ते बनाए। प्रिया कभी हार न मानने का संकल्प करती है और इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। वह कीमत चुकाती है, अकेलापन चुनती है, पति और बेटे का साथ और सुरक्षा कीमत चुकाती है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी और बड़ी कीमत दूंगी और बड़ी आहुति। देखो कैसे कोई मेरी उपेक्षा करता है। मैं ज़रूरी हूँ, इस समाज का, अपने परिवार का बहुत ज़रूरी खंभा हूँ, नींव का पत्थर हूँ। मेरे बिना सब कुछ ढह जाएगा। नीना छिन्नमस्ता की दूसरी स्त्री है जो स्त्री विमर्श की आधुनिक कड़ी से रेखांकित करती है और स्वयं को पितृसत्ता के दलदल में फंसने ही नहीं देती। नीना सुरेंद्र की सौतेली बहन है, नरेंद्र के पिता की रखेल या प्रेमिका की बेटी। यह एक अलग किस्म का चरित्र है। इसकी सामाजिक स्थिति द्वंद्वपूर्ण है क्योंकि बिन ब्याही माँ की बेटी को समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। पितृसत्ता के इस षड्यंत्र और पिता की दयनीय व्यवस्था को वह अपनी मजबूरी और व्यवस्था नहीं बनने देती। वह पितृसत्ता के हर तरह के जाल को छिन्न भिन्न करती है और अपनी अलग स्वतंत्र पहचान कायम करती है। इसी तरह का एक चरित्र दिलो दानिश की महक बानो की पुत्री का भी है। नीना से जब प्रिया पहली बार मिली तो वह 19 वर्ष की थी। नीना को देखकर मैं निहाल हो गई थी। 19 वर्ष की वह लंबी छरहरी नवयौवना, घने काले बाल, बड़ी बड़ी आँखें, होंठ तथा चिबुक पापा की तरह निखर आई।
नीना एक आधुनिक विचार वाली आत्मविश्वासी स्त्री है। उसके विचार और निर्णय उसके स्वयं के हैं। वह अपने बारे में स्वयं निर्णय लेती है और उन पर चलती है। अपने विवाह के संबंध में उसका कहना है कि देखो भाभी, पापा चाहते हैं मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं पहले अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी। यह जो उसका आत्मविश्वास है वह उसे एक नई स्त्री के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। वह अपने अपमान, उपेक्षा और पीड़ा को भी अपने अंदर सहेज कर रखती है। उसे अपनी प्रेरणा और ताकत के रूप में इस्तेमाल करती है। उसका यह कहना नहीं, जिंदा रहने और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम अपमान और वंचना को भी याद रखें। मुझे आपसे यह सब चुप रहो वाली बातें ना सिखलाएं। तो यदि दुखी हूँ तो सुख को भी अर्जित करूँगी। अपने पैरों पर खड़ी स्त्री का कोई निरादर नहीं कर सकती। भाभी, पापा का यों महीने रुपये देना मुझे नफरत होती है उनसे। सच कहती भाभी, ऐसे बुज़दिल इंसान से मुझे सख्त नफरत है। प्रिया को उसकी दाई माँ ने हमेशा चुप रहने का पाठ पढ़ाया था। वह उस समय चुप भी रही और अपने प्रति होने वाले अन्याय और उत्पीड़न को सहती रही। परंतु आज की नई स्त्री की प्रतिमूर्ति नीना का चुप रहने वाला पाठ नहीं सीख सकती। उसे स्वयं पर विश्वास है, संघर्ष करने की क्षमता और सुख पाने का संकल्प और साहस भी। सुख नहीं है तो उसे अर्जित करके दिखा दूंगी। नीना अंत में अपने प्रेमी से विवाह करती है और अपने निर्णय अनुसार जीवन यापन करती है। जोड़ी छिन्नमस्ता की एक और स्त्री चरित्र है, जोड़ी जो कि फिलिप की पत्नी है और प्रिया की दोस्त। जूडी एक सुलझे हुए विचारों वाली संतुलित स्त्री है जिसका जीवन और संबंधों का आधार एकदम स्पष्ट है, खुले विचारों की है और फिलिप के साथ पति पत्नी के रिश्तों के साथ दोस्ती के रिश्तों में भी बंधी है। पूर्व और पश्चिम के बीच स्त्रियों को लेकर जो भ्रम है वह उसकी सच्चाई और वास्तविकता को जानती है और प्रिया के समक्ष स्पष्ट भी करती है। नहीं, सारी भूमिकाओं से एक हमदर्द औरत हूँ, औरत के दर्द को समझती हूँ। प्रिया, क्या केवल तुम ही ने नहीं सही है, एक तुम ही नहीं जो दुख पा रही हो। हर औरत के अपने अपने दर्द के तहखाने हैं। स्त्री विमर्श के बीच अक्सर पूर्व और पश्चिम के परिवेश और भिन्न विचारधाराओं का आरोप लगाया जाता है। भारतीय स्त्री विमर्श में देहवाद और यौन स्वच्छंदता के लक्षणों को पश्चिम का असर और प्रभाव बताया जाता है। जूडी का एक ऐसी स्त्री चरित्र है जो यह बताता है कि औरत हर जगह औरत है और उसे औरत होने के नाते लगभग एक से दुखों को भोगना पड़ता है। जिंदगी जीने के लिए अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। यदि औरत व्यवस्था के बाहर कदम बढ़ाती है तो उसे ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि पश्चिम की हम स्त्रियों पर तुम लोग हंसते हो। तुम्हें लगता है कि हम स्वच्छंद हैं, घर फोड़ू हैं, हर किसी के साथ पलंग पर साझा करने को तैयार रहती हैं। जूडी प्रिया से कहती हैं कि तुमने जितनी पीड़ा सही और संघर्ष किया उससे तुम्हारे अनुभव का संसार व्यापक हुआ और दुनिया के बारे में, संबंधों के बारे में भ्रम टूटे हैं। तुमने जितनी भी पीड़ा झेली पर तुम्हारे चेतना का विकास ही हुआ है, तुम्हारे भ्रम टूटे हैं। सीमाओं से बाहर आकर तुमने पारस्परिकता का संबंध स्थापित किया है। पर नरेंद्र की पीड़ा देखो, उसकी चेतना तो मलिकाना अहम में ठस होती जा रही है। धन और सत्ता का मद उसे कितना अहंकारी और पागल बनाए रखता है। वह सोचता है कि पैसे से वह सब कुछ हासिल कर सकता है, पर जरा सोच कर देखो उसने क्या हासिल किया। किसको उससे सहानुभूति है, कौन उससे प्रेम करता है। उसकी मुट्ठियों में
बंद संजू क्या खुली हवा में सांस लेने के लिए छटपटा रहा है? और नरेंद्र ने संजू को कौन से मूल्य दिए? छिन्नमस्ता के अन्य स्त्री चरित्र। इन स्त्री चरित्रों के अतिरिक्त कम से कम 4 और स्त्री चरित्र है जो उल्लेखनीय है। इसमें प्रिया की माँ, दाई माँ, सास और सौतेली सास, 2 माँ मायके में, 2 सास ससुराल में। दोनों ही स्थानों पर दूसरी माँ से प्रिया को प्रेम और स्नेह मिलता है। प्रिया की माँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चलाने के लिए कटिबद्ध है। प्रिया उसके लिए फालतू ही आ गई, इसलिए वे उसकी उपेक्षा और अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रिया का बड़ा भाई जो उसके साथ यौन संसर्ग बनाता है, उसकी माँ और दाई माँ उसके पुरुष होने के नाते उसके इस कुकृत्य पर पर्दा डालती है। इधर सास भी अपने लड़के के पुरुषत्व और आर्थिक सुविधाओं पर वर्चस्व के कारण उसकी नाजायज हरकतों को सहन करती रहती है और अपने खालीपन को जेवरों, साड़ियों, इसी तरह की वस्तुओं से भरने की कोशिश करती है।